ग्लेडिएटर 2 मूवी रिव्यू। दोस्तों, पॉल मैक्सवेल की फिल्म कोई ग्लेडिएटर नहीं है। ग्लेडिएटर 2 फिल्म यदि रसेल को स्टारर महल की साजिशों, जटिल रिश्तों और अनदेखे खतरे के बारे में थी तो दूसरी अधिकांश राजनीति से दूर हो जाती है और अधिक झगड़े, बहुत सारे जानवर जोड़ती है और इसमें महिलाओं के लिए करने के लिए बहुत कम है। यह राजनीति है। ग्लेडिएटर्स के प्रमुख व्यापारी मैकिनस ने एक बाध्य सेनेटर के कान में कहा, यह भी शुद्ध मनोरंजक है और अंतर बताने वाला कौन है। यह सोचना आकर्षक है कि यही कारण है कि ग्लेडिएटर इतना पुराना होकर ग्लेडिएटर 2 बन गया है। दोनों के पास अपने भ्रष्ट राजा, अखाड़े और खूनी खेल हैं जिनमें अंत तक लड़ने के लिए ढाल, सैंडल और तलवार पहने पुरुषों के लिए नए तरीके शामिल हैं। लेकिन अगर पहली फिल्म 24 साल पहले महल की साजिशों, जटिल रिश्तों और अनदेखे खतरे के बारे में थी तो दूसरी अधिकांश राजनीति से दूर हो जाती है और अधिक झगड़े, बहुत सारे जानवर, वाराणसी से रवि नामक एक व्यक्ति को जोड़ती है जो एक चिकित्सक है और इसकी महिलाओं के लिए करने के लिए बहुत कम है। फिल्म के बीच दो अपरिवर्तित स्थिरांक कोलिसियम और समान रूप से शाही कोनी नीलसन है जो ल्यूसिला की भूमिका को दोहराती हैं। हेनो ल्यूसियस के रूप में पॉल मैक्सवेल को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है जो मूल रूप से ग्लेडिएटर में रसेल को क्रो की तरह ही अंदरूनी बाहरी व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। मैक्सवेल के अब तक के काम को देखते हुए एक योद्धा नेता की भूमिका निभाने के लिए यह एक असामान्य पसंद है। उनके शरीर पर काम के अलावा वह अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा झुका हुआ नहीं है। मैक्सवेल फिल्म में अपने जीवन के प्यार को जल्दी खोने के बाद अपने चरित्र को प्रेरित करने वाले क्रोध को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। क्रो के साथ तुलना करना अनुचित हो सकता है लेकिन अभिनेता का मैक्सिमस का चित्रण इतना संतुलित था कि ऐसा ना करना कठिन है। ग्लेडिएटर 2 स्वयं हमेशा उसकी और ऑस्कर विजेता पीकबल की याद दिलाता है। क्रो का मैक्सिमस सहजता से लोगों के बीच एक ऐसे नेता के रूप में सामने आया जिसके दयालु समर्थक अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। वह क्रूर हो सकता है लेकिन अविश्वसनीय रूप से गर्म थी। बड़प्पन को पकड़ना एक कठिन चीज है लेकिन यहाँ मैं क्रिसमस लबादिग या फटे हुए चिथड़ों में एक कुलीन कृत प्रतिबिंबित कर रहा था। मैक्सवेल एक समय में एक ही चीज हो सकता है लेकिन कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं। हालांकि ग्लेडिएटर 2 को अपने कच्चे कंधों पर उठाने का जो कार्य वह करता है वह कोई छोटे उपलब्धि नहीं है। ग्लेडिएटर 2 की घटनाएं पहली फिल्म के 15 साल बाद आती हैं जिनमें मैक्सिमस की पहली फिल्म में मृत्यु हो गई थी और महान राजा मार्कस ऑरेलियस द्वारा परिकल्पित रोम का सपना अब बिखर गया है। भ्रष्टाचार व्याप्त है, गरीबी व्याप्त है और जुड़वा सम्राट जो अब राज्य पर शासन करते हैं, जोसेफ केविन फेडहेंजिंगर पतनशील, चिपचिपे चेहरे वाले, भारी आंखों वाले विदूषक हैं जो अपना समय मौज मस्ती और खेलों में बिताते हैं जिसमें एक शाही कमरे के अंदर दुरंत भी शामिल हैं। उनकी खुशी के लिए सम्राटों को इतना प्रभावहीन और अप्रभावी बनाना एक संदिग्ध निर्णय है जो हन्नो को असली दुश्मन देने के अवसर की फिल्म को नष्ट कर देता है। मुख्य प्रतिपक्षी वही मैक्सिमस है जो हन्नो को एक संभावित दास ग्लेडिएटर के रूप में प्राप्त करता है। हन्नो ने अखाड़े में एक खतरनाक बंदर का पैर काटकर उससे मुकाबला करके मैक्सिमस को प्रभावित किया है। हाँ, डेंजल वॉशिंगटन द्वारा मैक्रिनस की भूमिका पूरी तरह से त्याग दी गई है जो स्पष्ट रूप से अपने लहराते वस्त्र, सुनहरे आभूषण और अपनी रिगसाइट का आनंद ले रहा है जो जल्द ही केंद्रीय शक्ति का दृश्य होगा। मैक्सिनस का एक काला इतिहास है जो ग्लेडिएटर 2 सुझाता है लेकिन वास्तव में कभी अपडेशन नहीं करता है क्योंकि यह बहुत सारी लड़ाइयों का मंचन कर रहा है। इनमें से एक में मैदान को पानी और शार्क से भरना और युद्ध को फिर से बनाने के लिए जहाजों को शामिल करना है। नीलसन की ल्यूसिला महल में ही रहती है, तैरती हुई और अंधेरे में इधर उधर छिपकर कुछ कर रही है। अपने पिता मार्कस के रोम के सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर रही है। पेड्रो पार्सल, जनरल एकेसियन उनके नए पति और एक गौरवशाली सेनानी हैं जिनके पास दुर्भाग्य से उस पहली लड़ाई को जीतने के बाद
करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जहां उन्होंने हन्नो की सेना को हराया था। हालांकि उसे अपने द्वारा किए गए विनाश को देखने का वह दृश्य मिलता है। उसके लहराते बाल उसकी प्रभावशाली जबड़े की रेखा को दर्शाते हैं। विलाप करने के लिए रोम की महिमा के लिए बहुत कुछ तो नहीं, रोम की महिमा विश्वपन्न आशा के बार बार उल्लेख के अलावा और इसके लोगों के लिए इसका क्या अर्थ होना चाहिए। ग्लेडियर 2 कोई ग्लेडियर नहीं है, लेकिन रिडले स्कॉट की बात भव्य चश्मे के कोरियोग्राफर हो सकता है कि इसमें आवश्यकता ना हो। जब सारी राजनीति अब मनोरंजन है और सारे मनोरंजन की राजनीतिक माना जाता है, तो केवल एक पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं किया जाए। पिछले साल एक टिकटॉक ट्रोल ने आश्चर्यजनक रूप से संकेत दिया था कि सभी पुरुष महीने में कम से कम 2 या 3 बार रोमन साम्राज्य के बारे में सोचते हैं। यदि दैनिक नहीं, कोई सुरक्षित रूप से यह मान सकता है कि वे गणतंत्र बनाम राजशाही के फायदे या नुकसान के बारे में कम और रसेल क्रो के बारे में अधिक सोच रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि आखिरी बार किसने अपने विचारों को द ड्रीम ऑफ रोम के रूप में एक किताब में प्रस्तुत किया था। एक बोरिस जॉनसन, वह विदूषक जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ताज पहनाया। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।